आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा? क्या आपको ध्यान है? कौन सा? उत्तक में भी जंतु उत्तक या प्राणी उत्तक। इससे पहले हम पौधों के उत्तकों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको हम प्लांट टिश्यू कहते हैं। उसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। उसमें आपको किसी प्रकार की, मैं समझता हूँ, दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमने 2 दिन तक पढ़ा था और अच्छे ढंग से आपको समझा दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक या प्राणी उत्तक। जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एनिमल टिश्यूज। अब वही तरीका अपनाएंगे हम इसमें जो हमने पादप उत्तकों के बारे में अपनाया था ना, कि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया और उस फ्लो चार्ट के अंदर जो है आप उन्हें एडजस्ट कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी हम एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। एनिमल टिश्यूज को आप 4 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा जो पार्ट है एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, फिर आ गया मस्कुलर टिश्यू। और जो चौथा पार्ट है वो है न्यूरल टिश्यू। देखिए, आपकी किताब में जैसे लिखा हुआ है मैं उसी तरीके से इनके नाम लिख देता हूं। इसको तो एपिथेलियमी उत्तक बोलते हैं, एपिथेलियमी उत्तक। इसको आपकी किताब में संयोजी उत्तक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपकी किताब के अंदर लिखा है पेशीय उत्तक, और इसको आपकी किताब में लिखा हुआ है तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक। ये 4 प्रकार के मुख्य उत्तक एनिमल्स में पाए जाते हैं। अगर आप अपने शरीर को आधार मान करके इसका अध्ययन करोगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी कि कौन सा उत्तक, कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है। ठीक है, एक बार मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मेरी तरफ देखिए, आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो आपको याद हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, एपिथेलियमी उत्तक क्या होता है? एक तरीके से शरीर की ऊपरी परत बनाने वाला जो उत्तक है वो एपिथेलियमी उत्तक है। ये जो परत है ना, ये एपिथेलियमी उत्तकों से मिलकर बनी है। ऐसे ही अगर हम शरीर के अंदर जाएंगे, हमारी श्वास नली की परत है, ठीक है, हमारे आहार नाल की परत है, ये सारी की सारी परतें किसकी बनी हुई है? एपिथेलियम की। ठीक है, ऐसे ही हमारी रक्त नलिकाएं हैं, उनकी बाहरी परत और आंतरिक परत ये किसकी बनी होती है? एपिथेलियम की। यानी जो परत बनी हुई है वो सारी परतें किसकी बनी हुई है? एपिथेलियमी उत्तकों से। ठीक है, दूसरा मोटा जो क्लासिफिकेशन है वो है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक। ठीक है, संयोजी उत्तक विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं जिसमें क्या है, अब देखो, उत्तक अगर आपने कह दिया इसका मतलब कोशिकाएं तो उसमें है ही। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर अगर एक ग्रुप बनता है और वो एक कार्य को संपादित करता है, कार्य को करता है, तो वो क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है ना।
तो इसका मतलब उत्तक है तो कोशिका तो है ही, लेकिन संयोजी उत्तकों की क्या विशेषता है कि उनकी जो कोशिकाएं हैं वो किसी अजैविक मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई रहती है। यानी आप ऐसी कल्पना कीजिए कि एक जगह पानी भरा हुआ है और उसमें कोशिकाएं छोड़ दी जाए, ठीक है, या कहीं जल भरा हुआ है उसमें कोशिकाएं छोड़ दी जाए, तो ऐसा उत्तक क्या कहलाता है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, ठीक है। अच्छा, संयोजी उत्तक ऐसा कौन सा उत्तक है? तरल पदार्थ आपके शरीर के अंदर रक्त है ना, ये उसका उदाहरण है, ठीक है। आगे कुछ और भी है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक आपके शरीर के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है, गतियां होती हैं, उससे संबंधित है, ठीक है। अगर आप अपना हाथ ऐसे हिला रहे हैं तो वो क्या है? पेशीय उत्तक की वजह से हिल पाता है। आप देखोगे यहां पर आपको नजर आता है ऐसे एक उठा हुआ सा, ठीक है, तो ये क्या है? पेशी सिकुड़ गई, इसको आप आराम से महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने पैर को ऐसे करेंगे तो यहाँ आपकी पिंडलियों में यहाँ पेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिनका आप निरंतर जो है अनुभव कर सकते हो। तो पेशीय उत्तक किस काम में सहायता करता है? मूवमेंट के अंदर, गतियों में सहायता करता है, ठीक है। तो ये पेशीय उत्तक के बारे में। अब आगे चलते हैं। अच्छा, पेशीय उत्तक भी 2-3 प्रकार का होता है, इसकी हम आगे डिवीजन पढ़ेंगे। तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक, किसी ने आपके यहां पर पिन चुभाई और आपको पता चल गया कि कुछ चुभा है, तो ये यहां से सूचना पहुंचाने वाला काम कौन कर रहा है? तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिकाएं भी बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही चित्र दिया गया है जो कि हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो मोटे तौर पे एक बार फिर से देख लीजिए, शरीर की परत बनाने वाला कौन सा है? एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा है? मैंने बताया था तरल के अंदर अगर कोशिकाएं हो तो तरल पदार्थ कौन सा आपकी चोट लगने पे क्या बाहर आता है? रक्त। तो रक्त इसका उदाहरण है। उसके बाद है पेशीय उत्तक। ये आप ऐसे ऐसे गतियां करते हैं, मूवमेंट में जो सिकुड़ती और जो फैलने वाली कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं? पेशियां हैं, ठीक है। उसके बाद सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाली, एक जगह से हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं? तंत्रिकाएं हैं। और उनको संयुक्त रूप से वो देखिए, वो एक तो होती नहीं, कई सारी मिलके एक ही काम करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ में आया? अब सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियमी उत्तक। एपिथेलियल टिश्यू, ये तो आप याद रखिएगा कि ये परत बनाता है, ठीक है। अब परत बनाता है तो जहां जैसी परत की आवश्यकता हो वैसी परत ये बनाता है, और अलग अलग जगह पर इनके कार्य और संरचना अलग अलग हो सकती है, इसीलिए इनके कुछ प्रकार आपकी किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो कोल्यूमनर के अंदर क्या होता है? एक कॉलम की तरह काम करते हैं। जैसे ये सेल है, ये मैं आपको बना के बता रहा हूं 3D के अंदर, इस प्रकार की जो कोशिकाएं होंगी वो कोल्यूमनर होगी, एक कॉलम की तरह। कॉलम किसे कहते हैं? जैसे मकान बनाते हैं तो मकान बनाते टाइम पिलर उठाते हैं ना, ऐसे सरियों से बना हुआ, तो उसको कॉलम बोलते हैं। तो वैसे ही लंबी लंबी ये जो कोशिकाएं होती हैं तो कोल्यूमनर। तो जहां शरीर को अधिक आधारभूत ढांचे की जरूरत होती है, जहां जिन स्तरों में, वहां कोल्यूमनर एपिथेलियम है। कईयों में फ्लैटेंड एपिथेलियम होती है, जैसे रक्त कोशिकाएं होती है वहां पतली एपिथेलियम की जरूरत पड़ती है, वहां क्या है? फ्लैटेंड एपिथेलियम होगी। इसी प्रकार से क्यूबोइडल। अच्छा, क्यूब किसे कहते हैं बेटा? इस तरीके की संरचना जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, वो क्यूब कहलाता है ना। अगर ऐसी संरचना वाली एपिथेलियमी कोशिकाएं कहीं हैं तो वो क्या कहलाती हैं? क्यूबोइडल। कॉलमनर पढ़ लिया, क्यूबोइडल पढ़ लिया, फ्लैटेंड पढ़ लिया,
ठीक है। इसी तरीके से कुछ जगह पर एपिथेलियमी कोशिकाएं कैसी होती है जिनके ऊपर कशाब लगा हो, तो सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे हम श्वास लेते हैं ना, तो श्वास नली के अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं जो होती है, तो उनमें कशाब होता है कईयों में, तो वहाँ सीलिएटेड एपिथेलियम होगी। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार का ऊतक हमारे अंदर विकसित होता है। जब आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, आपको ये चीज़ जो है ना। हाँ बेटा, तो ये हम पढ़ रहे थे, तो ये कौन सी कोशिका हुई? सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो जैसे जो जनन मार्ग है, मूत्र मार्ग है, वहाँ पर भी ये कुछ मात्रा में पाई जाती है। जैसे फीमेल के अंदर अंडे को अंडवाहिनियों से लेकर के जाते हैं, तो वहाँ भी ये सीलिएटेड होती है। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार का स्तर ये बनाने की क्षमता रखती है। तो कई किताबों में 2 प्रकार, कहीं 3 प्रकार, कहीं 5 प्रकार के बहुत सारे प्रकार इनके दिए हुए मिल सकते हैं। आपकी किताब के अंदर 3 या 4 प्रकार दिए हुए मिलेंगे, जो मैंने बताया उन्हीं में से ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई एपिथेलियल टिश्यू। मुख्यतः इसका काम क्या है? परत बनाना। दूसरा देखिए ये क्या है? संयोजी ऊतक है ना, कनेक्टिव टिश्यू। तो संयोजी ऊतक में आप मान सकते हैं, जो मैंने एक चीज बताई थी विशेष, संयोजी ऊतक के अंदर आप याद रखिए, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप याद रखिए, उसके अंदर आपको क्या चीज याद रखनी है कि बाहर की तरफ एक मैट्रिक्स, जिसके अंदर वो पाई जाती है, एक मैट्रिक्स होता है जो कि कोशिकाओं का नहीं बना होता है, और उसके अंदर वो सेल्स क्या है, धसी हुई या तैरती हुई पाई जाती है ये कोशिकाएं। तो ऐसा ऊतक क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक कहलाता है, ठीक है। आप जो उदाहरण पढ़ते हो उसमें सबसे बढ़िया जो संयोजी ऊतक का उदाहरण है वो है आपका ब्लड या रक्त। रक्त के अंदर देखोगे तो 3 प्रकार के कुछ कोशिकीय एलिमेंट पाए जाएंगे। एक तो है आरबीसी, और एक है डब्ल्यूबीसी, और एक है प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के संवहन का और कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन का काम करती है हमारे रक्त में। और डब्ल्यूबीसी क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं एक तरीके से कोशिकाओं के टुकड़े हैं जो कि रक्त को बिना वजह लीक होने से रोकते हैं। आपकी बॉडी से लीक हो सकता है लेकिन उसको रोकने में का काम कौन करता है? प्लेटलेट। कहीं पे चोट लग जाए और थक्का बनाने का काम में भी सहयोग कौन करता है? प्लेटलेट्स इसमें सहयोग करती हैं, ठीक है। तो ये तो कोशिकाएं होंगी। अब जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी ऐसे पाई जाती है, लेकिन ये जिसके अंदर धसी हुई पाई जाती है वो क्या है? तरल पदार्थ है, पानी जैसा पदार्थ है, उसमें कुछ प्रोटीन भी है, तो वो हो गया मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी तैरती हुई पाई जा रही है। तो ये क्या है? संयोजी ऊतक। इसी प्रकार से 2 और है संयोजी ऊतक जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। एक है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ऊतक, जो हमारा शरीर है, इसी शरीर के अंदर अंदर की तरफ कुछ परतें ऐसी पाई जाती हैं जिनमें वसा भरी रहती है, और वो वसीय कोशिकाएं जो है वो एक मैट्रिक्स में, जहां कोलेजन, फाइबर और बहुत सारी कुछ चीजें और होती है। जिस तरीके से इसमें जल और प्रोटीन था ना, उसी प्रकार से उसमें कोलेजन, फाइबर और वो होता है, उनमें एडिपोज टिश्यू धसा हुआ होता है, तो एडिपोज सेल्स। तो ऐसा टिश्यू क्या कहलाता है? एडिपोज टिश्यू। और इसी तरीके का एक और ऊतक होता है जिसको बोलते हैं एरियोलर ऊतक। वो भी कोलेजन फाइबर से बना होता है मैट्रिक्स, और उसमें कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, और उसके अंदर वो एरियोलर जो सेल्स हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एक और संयोजी ऊतक है, अब आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो भी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। क्योंकि हड्डियों में क्या है, आपने ऐसे देखा है ना, अब आप देखोगे ये जो हड्डी है इस तरीके से, आपने इस तरीके से बनाते हो आप हड्डी, जब इसका काट आप काट के देखते हो तो यहां इस तरीके से कट जाएगा, बीच में छोटा सा खाली स्थान होता है जहां पर बोन मैरो पाई जाती है, वो एक अलग टॉपिक है। यहां पर क्या होगा, यहां छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी, और वो कोशिकाएं अपने चारों ओर कैल्शियम के साल्ट छोड़ती रहती हैं, इनके चारों ओर कैल्शियम जम जाता है, जिसके कारण क्या बनती है? हड्डियां बनती है। तो कैल्शियम से बने हुए लवणों के अंदर ये धसी हुई है ना कोशिकाएं,
तो इसलिए ये भी क्या है, संयोजी ऊतक। इसको समझ गए। इसी तरीके से आप बोन्स के अलावा जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज या हिंदी में कहो तो उपास्थि, उपास्थि आप कहाँ देख पाओगे, आपके कान है, आपके कान को अगर आप ऐसे करोगे तो उसको आप मोड़ सकते हो ना आसानी से। तो ये हड्डी तो नहीं है, अगर हड्डी होती तो हम इसे मोड़ नहीं पाते। आप इसको ऐसे करके ऐसे तो नहीं मोड़ सकते ना हाथ को, क्योंकि तो हड्डी है। ये उपास्थि, उपास्थि कुछ मुलायम होती है, हड्डियों जैसा ही होता है लेकिन कुछ मुलायम होता है। तो इसमें कॉन्ड्रियोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं, कॉन्ड्रियोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं, जो कि जिस तरीके से हड्डियों की जो सेल्स हैं वो लवणों में धसी रहती है, उस तरीके से ये भी एक पदार्थ के अंदर ये धसी हुई रहती है। तो अब देखिए संयोजी ऊतकों के उदाहरण अगर आप देखोगे तो संयोजी ऊतकों में आप क्या है, आपने रक्त देखा, आपने हड्डियां देखी, आपने उपास्थि देखी, आप एरियोलर और एडिपोस, एक और टिश्यू होता है लिम्फ, लिम्फ भी होता है, ठीक है। तो वो भी कुछ इसी तरीके का रक्त जैसा ही होता है, उसमें WBC पाई जाती है, ठीक है। RBC नहीं होती, अगर उसमें RBC होती तो उसका रंग भी लाल होता, वैसे लिम्फ का रंग जो है वो रंगहीन होता है। तो ये जो हो गया, ये कौन सा हो गया आपका संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बाद कौन सा ऊतक है बेटा, पेशीय ऊतक। ये बड़ा सरल सा है, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब जो ये टिश्यू है ये फिर 3 प्रकार का है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। देखो बेटा, इनको ये कंकालीय पेशी है जो कंकाल तंत्र के साथ जुड़ी हुई होती है। आपने अभी देखा कि हम ऐसे हाथ करते हैं तो देखो यहां से ऊंचा हो जाता है ना। ये जो पेशी है ये किसका उदाहरण है, कंकालीय पेशी का, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं जिसको आप देख नहीं पाओगे, दोनों ही हड्डियों, दोनों ही जो मसल्स हैं इनको आप देख नहीं पाते हो, लेकिन इनकी लोकेशन कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूं। हृदय जो बना होता है वो भी पेशियों से मिलकर बना होता है। तो ये कौन सी पेशी है, हृदय पेशी, हृदय पेशी, कार्डियक मसल। इनको आप कहाँ देख पाओगे, हृदय जो बना था, हृदय का अपने पास मॉडल पड़ा है, वो आपको दिखा दूंगा, उसे देख लेना। लेकिन वो तो देखिए एक प्लास्टिक का बना हुआ मॉडल है, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हृदय जो है वो पेशियों से बना हुआ अंग है। तो और वो पेशियां कौन सी है, हृदय पेशी है या कार्डियक मसल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इसके बाद क्या रह गया, स्मूथ मसल। ये जब आपके जो, जैसे इसको महसूस कर सकते हो, आपके पाचन तंत्र के अंदर जो फूड पाइप है जो माउथ से लेकर के एनस तक जाती है, तो उसके अंदर जगह जगह पर ये पेशियां होती है ताकि उसमें गति हो सके। अगर इसमें गति नहीं होती तो आप तो भोजन करते तो यहीं पड़ा रहता, आगे खिसकता है ना। अच्छा, इन पेशियों की ये भी खास बात होती है कि इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इनके जैसे इसको तो हम नियंत्रित कर सकते हैं कि भाई इसको तो मैंने सिकोड़ना है या फैलाना है, वो सब आप कर सकते हो, लेकिन हृदय की पेशी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते और चिकनी पेशी स्मूथ मसल को भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि मैं अपने हृदय को धड़कने नहीं दूंगा, वो तो धड़केगा, ठीक है। आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि मैंने अगर भोजन कर लिया उस भोजन को मैं आगे नहीं खिसकने दूंगा, वो तो खिसकेगा। क्यों खिसकेगा, क्योंकि उसमें चिकनी पेशी है, इसलिए, ठीक है। तो इनकी जो कुछ संरचनाएं आपके यहाँ पर बनाई हुई हैं आपकी किताब के अंदर, उसको थोड़ा सा और डिटेल से आप देख लेना। तो इस तरीके की जो पेशी है वो तो स्केलेटल मसल, या इसको डायरेक्टली ऐसे भी आप बना सकते हो जो मैंने हाथ के ऊपर मसल्स का दिखाया था। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, ये छोटी होती हैं, इस तरीके से छोटी छोटी, ये स्मूथ मसल्स हैं। और जो कार्डियक मसल्स हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं, समझ गए इसको। अब हम चलते हैं, कौन सा रह गया टिश्यू हमारे पास, न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, ठीक है।
अब आप बात करते हैं तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक के अंदर देखिए, अगर आप बनाओगे कोशिका को, बनाने का आप तरीका गौर करिए बेटा, आपको ऐसे 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 और ऐसे, ऐसे बनाना है। यहां पर आपको एक केंद्रक बना देना है, ऐसे बना देना है। आप ये चित्र याद कर लेना, नामांकन आपके याद ना हो तो भी चल जाएगा। यह तंत्रिका कोशिका है और उसका सरलतम रूप है। यहां आपको थोड़ा सा नोब लाइक स्ट्रक्चर बनानी है, गांठों जैसी संरचना बनानी है, ठीक है। देखिए इसमें जो कोशिका जैसा भाग आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं साइटोन, हिंदी में शायद कोशिका काय कहते हैं इसे, ठीक है। और ये जो लंबा अक्ष दिख रहा है आपको, इसको आप बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो दिख रही है, ये माइलिन शीथ, और बीच बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, ये क्या है, रेनवियर नोड, रेनवियर नोड ये दिख रही हैं। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। इस तरीके की कोशिकाएं होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। तो यहां से लेकर के ये और आपके मस्तिष्क तक और आपके पूरे शरीर में ये तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई है, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। और जो आपका ब्रेन बना हुआ है वो भी बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो ये सारी की सारी जानकारी जो आपके लिए थी वो क्या थी, जंतु उत्तकों के बारे में। अब एक बार फिर से आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें बेटा। ये देखिए, जंतुओं में पाए जाने वाले, प्राणियों में पाए जाने वाले सभी उत्तकों को हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला एपिथेलियमी उत्तक है, बाहरी और आंतरिक परतों का निर्माण इससे होता है। जहाँ जैसी परतों की आवश्यकता और कोशिकाएं होती हैं उसके हिसाब से इनका नाम बदला जा सकता है, क्यूबोइडल, कोल्यूमनर, फ्लैटन्ड, ठीक है। इसी तरीके से कई जगह ग्लैंडुलर या ग्रंथिल कोशिकाएं भी, जैसे हमारे आमाशय के अंदर जो HCl बनता है वो भी इसी के रूपांतरण है। और जो म्यूकस बनता है जगह जगह पर, तो वो भी इसका रूपांतरण है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू देखा, कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया था कि इसमें एक आधात्री या मैट्रिक्स होता है जिसमें सेल्स दसी हुई रहती है, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, ब्लड है, ठीक है। ब्लड, लिम्फ, एरियोलर, एडिपोज टिश्यू और बोन्स और कार्टिलेज, ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो गतियों में सहायता करते हैं, उसमें जैसे हृदय की पेशियां हैं, स्मूथ मसल्स हैं जो कि आपके पाचन तंत्र में पाई जाती हैं, और जो स्केलेटल मसल्स हैं जो ये वाली हैं, ये सब हैं, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूरल टिश्यू जो कि सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। वो काफ़ी लंबी लंबी जो सेल्स पाई जाती हैं, वो जो सेल्स हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनकी संरचना आपको बना के बता दी गई है। तो खास तौर से ये क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन को बेटा आप आगे बढ़ा लेना। एपिथेलियमी उत्तकों में कितने प्रकार के उत्तक आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं वो आप लिख करके लाना। कल मैंने आपको समझा दिया है, वो आप कल लिख करके लाना। इसी तरीके से संयोजी उत्तकों में कितने प्रकार के, जो हमने 4-5 प्रकार डिस्कस किए हैं, या आपकी किताब में कोई अन्य उत्तक भी दिया हो तो उसको भी लिख के लाइएगा। मस्कुलर टिश्यू आपको याद है कि ये 3 प्रकार का था ना, ये, और तंत्रिका में कोई प्रकार आगे नहीं बताया गया आपकी पुस्तक में। तो इस तरीके से ये आप चार्ट कल बना करके लेके आना, जैसा कि पादप उत्तकों का चार्ट बना हुआ है ना आपके पास, उसी प्रकार से ये चार्ट आपका कल कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए बेटा।